मध्य युग में समय यात्रा के अपने पहले दिन मैंने देखा कि स्थानीय सरदार के महल के बाहर पत्नियों को बांटने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वे न केवल मुफ्त में पत्नियां दे रहे थे, बल्कि अगर आप किसी लड़की को घर ले जाते तो सरदार आपको संतानोत्पत्ति के लिए 300 तांबे के सिक्के भी देता। हालांकि मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं एक अंधे व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेकर आया था। उस क्रूर मध्य युग में खुद का पेट भरना ही मुश्किल था, तो मैं पत्नी का पेट कैसे भर सकता था। लेकिन जब बची हुई आखिरी लड़की मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे विनती करने लगी कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊं ताकि उसका शराबी पिता आज उसे पीट पीट कर मारना डाले, तो मेरा दिल पिघल गया। मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि मैं एक अंधा व्यक्ति हूं, शायद उसका पेट नहीं भर पाऊंगा और हो सकता है कि मुझे अपने पेट भरने के लिए उस पर ही निर्भर रहना पड़े। उसे कोई आपत्ति नहीं थी, वह मेरे साथ आ सकती थी। वह बेहद राहत महसूस कर रही थी, जोर जोर से सिर हिलाते हुए बोली कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। बस इसी तरह मैंने अलारा नाम की एक मुफ्त पत्नी को पा लिया। दयालु पड़ोसी ओल्ड टॉम हमें मेरी जर्ज हवादार झोपड़ी तक ले गया, जिसमें बिस्तर के लिए लकड़ी का तख्ता भी नहीं था, और फिर चला गया। अलारा उस शादी के कमरे को खाली निगाहों से देखती रही, जो उसके अपने घर से कई गुना ज्यादा जर्ज था। लेकिन मैं बस उसे दिलासा दे सका और कहा कि दिन अच्छे हो जाएंगे। ये भोली लड़की भागी नहीं, बल्कि उसने पहल करते हुए मेरी छड़ी पकड़ी और मुझे विवाह प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने और 300 तांबे के सिक्कों का इनाम लेने के लिए पुजारी के हॉल तक ले गई। वहां पहुंचने में हमें 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा। दोपहर को उसने मुझे बैठने में मदद की ताकि मैं आराम कर सकूं। मुझे अपने पीछे रखा गट्ठा बहुत नरम लगा। यूं ही पूछने पर पता चला कि उसने मेरे लिए गट्ठे में सूखी घास भरकर तकिया बना दिया था, जबकि वह खुद कीचड़ वाली जमीन पर बैठने वाली थी। मुझे बुरा लगा। मैंने उसे पलटा और जबरदस्ती गट्ठे पर बिठा दिया। लड़की इतनी भावुक हो गई कि उसकी आवाज कांपने लगी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने कहा कि भले ही मैं अंधा होता, उसने अपना दिल मुझ पर लुटा दिया है और अब से वह मेरी आंखें बनेगी। इस वाक्य ने मेरे दिल को छू लिया। दोपहर में विवाह प्रमाण पत्र तैयार हो गया और मालिक ने तुरंत 300 तांबे के सिक्के दे दिए। हिलारा इतनी उत्साहित थी कि वह मुझे बार बार हनी कहकर पुकार रही थी। उसका चेहरा लाल हो रहा था। मुझे भूख से चक्कर आ रहे थे और मैंने किसी सराय में अच्छा खाना खाने का सुझाव दिया, लेकिन हिलारा ने साफ मना कर दिया। उसने घर पर दलिया बनाने के लिए घटिया चावल खरीदने पर जोर दिया, क्योंकि शरद ऋतु की फसल तक गुजारा करने के लिए हर एक तांबे के सिक्के का हिसाब रखना जरूरी था। मैंने सीधे उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और पूछा कि क्या उसे मुझ पर विश्वास है। ठीक उसी क्षण जब मेरे हाथ उसके गालों को छुए, एक चमत्कार हुआ। अचानक मेरे मन में एक स्पष्ट त्रि-आयामी चेहरा उभर आया। मेरी उंगलियों के स्पर्श से ही उस चेहरे की सारी बारीकियां स्पष्ट हो गईं। एक नाजुक अंडाकार चेहरा, लंबी पलकें, मासूमियत और जीवंतता। भला ये बदसूरत कैसे हो सकती थी? बस उसे पर्याप्त पोषण मिलना चाहिए था। चुटकी बजाते ही उसके चेहरे की सारी बारीकियां मेरे सामने आ गईं। एक नाजुक अंडाकार चेहरा, लंबी पलकें, मासूमियत और जीवंतता। भला ये बदसूरत बत्तख कैसे हो सकती है? अगर उसका पोषण ठीक रहा तो ये बिल्कुल परी जैसी खूबसूरत पत्नी होगी, जिसे 100 में से 90 अंक मिलेंगे। मानो मेरी किस्मत खुल गई हो। आत्मविश्वास से भरकर मैंने अपने हाथ पीछे खींचे और सीधे अलारा को सराय में ले गया, जहां हमने 2 बड़े कटोरे भरकर गाढ़ा गोमांस का स्टू खाया। 8 तांबे के सिक्के खर्च करके उसका दिल इतना दुख गया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पेट भर खाने पीने के बाद मैंने उससे कहा कि बुरा मत मानो, आज जो खर्च हुआ है वो कल 10 गुना कमा लूंगा। उसने मुझसे कम खर्च करने को कहा, लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और बाजार में जमकर खरीदारी की। 10 पाउंड गेहूं, 10 पाउंड चर्बीदार सुअर का मांस जिसे कुत्ते भी नहीं खाते, कुछ पाउंड महंगी सफेद चीनी, साथ ही एक लोहे का बर्तन और एक सफेद धार वाला चाकू। ये दोनों ही राज्य में बेहद महंगे थे। 268 तांबे के सिक्के पलक झपकते ही खर्च हो गए। जब तक हम ओखेवन गांव की जर्ज फूस की झोपड़ी में वापस लौटे, तब तक अंधेरा हो चुका था। मैंने अलारा से चूल्हा जलाने को कहा। हमने चर्बीदार सुअर का मांस छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उसे बर्तन में डाल दिया, जिससे 1 पाउंड से अधिक बर्फ जैसी सफेद चर्बी पिघल गई। रात के खाने के बाद शर्माते हुए अलारा ने सूखी घास जमीन पर बिछा दी। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसका शरीर अकड़ गया था और हकलाते हुए याद दिलाया कि सोने का समय हो गया है। उसे ठीक ठीक पता था कि मध्ययुगीन शादी की रात क्या होने वाला है। मैंने ठंडी छत को देखा और लगभग जोर से हंस पड़ा। बाहर सोने और इसमें क्या फर्क था?
मैंने उसकी सारी चिंताएं दूर कर दी, उसे चैन से सोने को कहा और बताया कि नया घर बनने के बाद हम बच्चे पैदा करने के बारे में बात करेंगे। उसने राहत की एक लंबी सांस ली, सबसे अंदरूनी कोने में जाकर लेट गई और पूरी रात डर और आशंका में बिताई। अगली सुबह मैंने आंखें खोली। हालांकि मेरी आंखें अभी भी देख नहीं पा रही थीं, लेकिन मैंने पाया कि मेरी पांचों इंद्रियां भयानक रूप से तेज हो गई थीं। सुनने, सूंघने और शारीरिक क्षमता दोगुनी हो गई थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि मेरे दिमाग में एक होलोग्राम मॉडल वाली दुनिया उभर आई, जिसके केंद्र में मैं था और जिसका दायरा 5 मीटर था। फूस की झोपड़ी की हर छोटी से छोटी चीज, यहाँ तक कि गहरी नींद में सो रही अलारा भी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने इस शक्ति को मन की आंख नाम दिया। मैं उठा, चाकू उठाया और नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगा। शोर सुनकर अलारा जाग गई और डर गई। उसे लगा कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। नहाने के बाद मैंने अपनी असली कला दिखानी शुरू की। मैंने बर्तन गर्म किया और उसमें घी पिघलाया, फिर अपनी कमर में छिपाए हुए खास तकनीक वाले मक्के के दाने डाले और हिम्मत से बर्तन को हिलाया। बर्तन से चटकने की आवाज सुनकर अलारा की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि दाने फूटकर चावल से भरे एक बड़े बर्तन में गिर गए। इसके बाद मैंने पानी में सफ़ेद चीनी पिघलाई, उसमें पॉपकॉर्न डाला, अच्छी तरह मिलाया और ठंडा होने पर हाथों से गोलियां बनाईं। इस तरह शहद और कारमेला से बने पॉपकॉर्न बॉल का जन्म हुआ, जो मध्य युग का एक अनोखा नाश्ता था। इस तरह मध्य युग में बिल्कुल अनोखा स्नैक हनी कैरामेल पॉपकॉर्न बॉल पैदा हुआ। इसकी लागत 10 तांबे के सिक्कों से भी कम थी और मैंने हर एक की कीमत 1 तांबे का सिक्का रखी। दोपहर में 200 पॉपकॉर्न बॉलर से भरी बांस की टोकरी लेकर मैं अलारा को सीधे राज्य की राजधानी के बड़े बाजार में ले गया। वहां पहुंचकर अलारा इतनी शर्मीली थी कि मुंह तक नहीं खोल पा रही थी, इसलिए मैंने खुद ही ऊंची आवाज में सामान बेचना शुरू कर दिया। जल्द ही एक माँ और उसका बेटा हमारी ओर आकर्षित हुए। मैंने चालाकी से अपनी बिक्री की बातों से उन्हें उत्साहित किया और वह बच्चा पॉपकॉर्न बॉल लेकर दूसरे अमीर बच्चों के सामने दिखाने भाग गया। ये हंगर मार्केटिंग की चाल कमाल कर गई। आधे घंटे से भी कम समय में दर्जनों बच्चे और बड़े हमारे चारों ओर जमा हो गए। 1 घंटे के भीतर 200 पॉपकॉर्न बॉलर्स पूरी तरह बिक गईं। अपने हाथों में भारी 200 तांबे के सिक्के देखकर अलारा खुशी से कांप उठी। हम तुरंत और मक्का तथा नई बांस की टोकरियां खरीदने चले गए और पूरी रात जाकर 600 और पॉपकॉर्न बॉलर्स बनाई। अगले दिन हम फिर ग्रैंड मार्केट पहुंचे और इस बार भी सब कुछ पूरी तरह बिक गया। खर्च निकालने के बाद भी हम रोज 500 से अधिक तांबे के सिक्के बचा रहे थे। अलारा ने अपनी जिंदगी में कभी इतना पैसा नहीं देखा था। वह मुझे पूरी श्रद्धा और प्रशंसा से देखने लगी। अगले आधे महीने तक हम रोज ठीक 600 पॉपकॉर्न बॉलर्स बनाते रहे। लंदन शहर की आबादी लाखों में थी और हमारी छोटी सप्लाई तो उनके दांतों के बीच की जगह भरने के लिए भी काफी नहीं थी। पॉपकॉर्न बॉलर्स पूरे शहर की गलियों और सड़कों में धूम मचा चुकी थीं। इस खास व्यापार के भरोसे हमने पूरे 5 चांदी के सिक्के जमा कर लिए। हमने एक बढ़ई को बुलाकर बड़ा ओक लकड़ी का बिस्तर बनवाया और खूब सारी ऊनी रजाइयां खरीदी। हर रात अलारा को बाहों में लेकर सोना। अब अच्छा खाना मिलने से उसका शरीर भी निखर रहा था और उसकी खूबसूरती दिन ब दिन और आकर्षक होती जा रही थी। जिंदगी बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन आज मैंने उत्पादन रोकने का फैसला किया। 5 चांदी के सिक्के हाथ में पकड़े अलारा उत्साह से बोली कि हमें इस बड़ी रकम से हवा न आने वाला लकड़ी का घर बनाना चाहिए। मैंने सीधे सिर हिला दिया। लकड़ी का घर? अगर मैं बनाऊंगा तो बड़ा हवेली जैसा घर बनाऊंगा, आंगन वाला, लाल ईंटों का और स्लेट की छत वाला। अलारा पूरी तरह स्तब्ध रह गई। ऐसे शानदार लाल ईंटों के घर तो केवल शूरवीर और बैरन जैसे बड़े लोग ही बना सकते थे। मैंने कुछ नहीं समझाया। मैं बस उसे साथ लेकर हमारे उद्धारकर्ता ओल्फथार के पास गया और उससे पूरे गांव को चौपाल में इकट्ठा करने को कहा। अलारा घबरा गई। उसे लगा कि मैं मुफ्त में हमारी गुप्त रेसिपी सबको देने वाला हूं। वह चिंता में रोने लगी। मैंने उससे कहा, अगर हम दोनों जान तोड़ मेहनत भी करें तब भी रोज सिर्फ 600 ही बना सकते हैं। लेकिन मैं जो खेलना चाहता हूं वह है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। चौपाल में गांव के मुखिया, उनके परिवार, बूढ़े रिटायर्ड सैनिक और पूरे गांव के 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। मैं चक्की के पत्थर पर खड़ा हुआ और सीधे अपने हाथ खोलकर 5 चमकते हुए चांदी के सिक्के सबको दिखा दिए। पूरा गांव एक साथ हक्का बक्का रह गया। ईर्ष्या से सबकी आंखें लाल हो उठी। एक सैनिक की साल भर की तनख्वाह सिर्फ 5 चांदी के सिक्के होती थी और मैंने ये रकम सिर्फ आधे महीने में कमा ली थी। उनके हैरान चेहरों को देखकर मैंने अगला बड़ा ऐलान किया। मैं गांव की कुछ औरतों को चुनकर उन्हें पॉपकॉर्न बॉलर्स थोक में बेचने वाला था। 1 पीस 1 कॉपर कॉइन में दूंगा और वे शहर जाकर उसे दोगुनी कीमत पर बेच सकती थीं, यानी आधा मुनाफा सीधा उनका। जिनके पास पूंजी नहीं थी वे पहले सामान ले जाएं और बेचने के बाद पैसे लौटाएं। जैसे ही मैंने ये कहा, पूरा गांव फट पड़ा।
उन किसानों के लिए जो मौसम के भरोसे जीते थे, रोज दर्जनों कॉपर कॉइन कमाना मानो आसमान से दौलत बरसने जैसा था। सर गैरीस ने उत्साह में मेरा हाथ पकड़ लिया और बार बार पुष्टि करने लगे। मेरा एक वाक्य, जब गरीब हो तो खुद का ध्यान रखो और जब अमीर बन जाओ तो पूरी दुनिया को ऊपर उठाओ, सुनकर ये रिटायर्ड बूढ़ा नाइट भावुक होकर रो पड़ा। उसने तुरंत अपनी तलवार निकालकर जमीन में घोंप दी और उन गांव वालों को कोसने लगा जिन्होंने पहले मेरा मजाक उड़ाया था। एक ही पल में 50 से ज्यादा गांव की महिलाएं मुझे घेरकर खड़ी हो गई और नाम लिखवाने लगी। अगली सुबह मैंने रात भर में बनाए गए सारे पॉपकॉर्न बॉलर्स उन 50 से ज्यादा लोगों में बांट दिए। तभी बूढ़े टॉम की अपाहिज पत्नी आंटी मैरी लंगड़ाते हुए आईं। शर्माते हुए उन्होंने कहा कि उनके घर में खाने तक को कुछ नहीं है और कुछ बेचने के लिए मांगा। मैंने बिना एक पल गनवाए 100 कॉपर कॉइन निकाले और बूढ़े टॉम और उसकी पत्नी को ऊंची तनख्वाह पर अपने घर में फुल टाइम पॉपकॉर्न बॉलर्स बनाने के काम पर रख लिया। जिसने संकट में मदद की हो उसका एहसान कई गुना लौटाना चाहिए। शाम तक शहर जाकर सामान बेचने वाली सभी गांव की महिलाएं वापस लौट आईं। एक भी सामान बचा नहीं था। मैं बिना घर से बाहर निकले ही रोज 2300 कॉपर कॉइन का शुद्ध मुनाफा कमा रहा था। जैसे जैसे जिंदगी बेहतर होती गई, मेरी मन की आंख की सीमा भी तेजी से बढ़कर 30 मीटर व्यास तक पहुंच गई। मैंने अपनी छड़ी फेंक दी और अब मैं सामान्य इंसान से भी ज्यादा सहजता से चलने लगा। गांव के हर घर में पैसे आने लगे थे और अब हर कोई मुझे धन के देवता की तरह देखने लगा था। समय बिल्कुल सही था। मैं 2 बोरे स्नैक्स लेकर गांव के मुखिया सर गैरीस से मिलने गया। इस बूढ़े आदमी के पास घोड़े और गायें थीं और उसका बड़ा बेटा शाही बाग का अधिकारी था, मतलब बहुत बड़ा आदमी। मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए गांव में ईंट भट्ठा बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि लाल ईंटें पकाकर मजबूत घर बनाए जा सकें। अगर यह सफल हो गया तो पूरा गांव ऐसे पत्थर और ईंट के घरों में रह सकेगा जिन्हें न हवा का डर होगा न बारिश का। ये सुनते ही गैरीस की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत गांव के ताकतवर लोगों को बुला लिया और दर्जनों नौजवान मेरे साथ नदी घाटी के निचले हिस्से में मिट्टी खोदने निकल पड़े। मैंने जिन संरचनाओं को देखा था, दर्जनों नौजवान मेरे साथ नदी घाटी के निचले हिस्से में पागलों की तरह मिट्टी खोदने लगे। अपने पिछले जीवन में देखी गई संरचनाओं के अनुसार हमने केवल 2 दिनों में एक विशाल अपड्राफ्ट भट्ठा तैयार कर लिया। पूरा गांव बिना शर्त पहने एडोबी ईंटें ढालने में जुट गया। जब वे सूख गई तो हमने भट्ठे को सील कर आग लगा दी। 2 दिन और 2 रात लगातार जलाने के बाद जिस दिन आग बुझाकर भट्ठा खोला गया, गैरेस सबसे पहले अंदर घुसा। गर्म हवा की लहर उसे छूते ही वह तुरंत बाहर भागा, लेकिन उसके चेहरे पर उत्साह चमक रहा था। उसके हाथों में 2 चमकदार लाल ईंटें थीं। जब उसने दोनों ईंटों को आपस में टकराया तो उनकी आवाज बेहद साफ और ठोस थी। राज्य की पहली आधुनिक लाल ईंटों की खेप सफलतापूर्वक तैयार हो चुकी थी। पूरा गांव खुशी से उबल पड़ा। इसके बाद लगातार 3 और भट्टे बनाए गए और लाल ईंटें बिना रुके निकलने लगी। मैंने तुरंत अपने पहले से तैयार किए गए 300 वर्ग मीटर के भव्य हवेली के नक्शे निकाल दिए और निर्माण शुरू करने की तैयारी कर ली। लेकिन सिर्फ लाल ईंटों से ईंट का घर नहीं बनता, उसके लिए सीमेंट भी चाहिए। मैंने गैरेस से कहा कि मुझे भारी मात्रा में चूना पत्थर चाहिए। गैरेस ने भौहें सिकोड़कर कुछ देर सोचा, फिर जोर से हाथ पटकते हुए बोला, ठीक है, ये काम मैं संभालता हूँ। अगली सुबह यह आमतौर पर शांत रहने वाला बूढ़ा गांव प्रमुख एक साफ सुथरा काला सूट पहनकर अपने बूढ़े घोड़े पर सवार हुआ और सीधे लंदन सिटी की ओर निकल पड़ा। वह किंग्स रोड से होता हुआ सीधे शाही रेड कीप के द्वार तक पहुंचा। भारी कवच पहने और हेलमेट थामे शाही सैनिकों ने उसे रोककर पूछताछ की, लेकिन गैरेस के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने आराम से अपनी जेब से एक सुनहरी मुहर वाली अंगूठी निकाली। जैसे ही सैनिकों ने उस पर बना शेर का निशान साफ देखा, उनके चेहरे तुरंत बदल गए। हकलाते हुए वे बोले, बूढ़े सर, ये तो पदत्याग कर चुके पुराने राजा की निजी मुहर है। वर्तमान राजा एडवर्ड अभी अभी सिंहासन पर बैठे हैं। हमें नहीं पता कि यह मुहर आज भी मान्य है या नहीं। कृपया यहीं रुकिए, मैं तुरंत अंदर खबर देता हूँ। मेरे गांव के मुखिया अंकल गैरेस ने केवल पुराने राजा हेनरी की निजी सुरक्षा मुहर दिखाकर ही रेड कीप के सैनिकों की हालत खराब कर दी। जब वर्तमान राजा एडवर्ड को यह बात पता चली तो उसने मौके का फायदा उठाते हुए उन शाही सैनिकों को हटा लिया जो पुराने राजा हेनरी को महल में नजरबंद रखे हुए थे। जैसे ही गैरेस अंदर पहुंचा और गिरे हुए हालात में बैठे बूढ़े राजा हेनरी को देखा, उसने तुरंत मेरे बनाए पॉपकॉर्न बॉलर्स निकाल दिए। हेनरी ने कुरकुराहट के साथ उन्हें खाना शुरू किया और उसकी आंखें चमक उठी जब गैरेस ने बताया कि कैसे मैंने पूरे गांव को गरीबी से बाहर निकाला और आम लोगों के लिए मजबूत लाल ईंटें बनाई हैं। तो बूढ़े राजा ने तुरंत फैसला किया कि वह खुद अपने बेटे एडवर्ड से मिलकर मेरे लिए चूना पत्थर की व्यवस्था करवाएगा ताकि मैं बड़ा घर बना सकूं। उधर राजा एडवर्ड अपने प्रधानमंत्री के साथ एक नई घोषणा पर चर्चा कर रहा था। वह ऐलान करना चाहता था कि जो भी जनता की समस्याओं का समाधान करेगा उसे कुलीन उपाधि दी जाएगी। जब उसने सुना कि मैंने पीली मिट्टी से मजबूत लाल ईंटें बनाई हैं और चूना पत्थर से सीमेंट भी बनाया जा सकता है, तो एडवर्ड ने उत्साह में अपनी जान पर हाथ मारा और चिल्लाया, ये तो ऐसा चमत्कारी कार्य है जो दुनिया के सभी लोगों को भीषण ठंड से बचा सकता है। उसने तुरंत निर्णय लिया कि यदि ये सब सत्य निकला तो मुझे भारी इनाम दिया जाएगा। बूढ़े हेनरी ने भी इसी
मौके का फायदा उठाकर महल से स्वतंत्र रूप से बाहर घूमने की अनुमति मांग ली। इसी बीच मैं गांव के पुराने सैनिक ब्रूस के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर लंदन सिटी में बड़ी खरीदारी के लिए जा रहा था। जेब में पैसा होने के कारण मैंने सीधे 17 चांदी के सिक्के खर्च करके बेहतरीन काले अखरोट की लकड़ी खरीदी। यह देखकर ब्रूस का दिल दर्द से भर गया और वह मुझे फिजूल खर्च कहकर कोसने लगा। दोपहर में हम शाही बाग के पास से गुजरे, जहां उच्च वर्ग के रईसों की एक भव्य काव्य सभा चल रही थी। गांव का सीधा सादा ब्रूस वहां मौजूद अत्यंत सुंदर कुलीन महिलाओं को गांव का सीधा सादा ब्रूस मंडप में बैठी सुंदर कुलीन युवतियों को घूर घूर कर देख रहा था और बार बार लार निगल रहा था। उसकी ये हरकत सीधे ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर की बेटी लेडी एलेनोर और राजा एडवर्ड की सबसे बड़ी बेटी राजकुमारी इसाबेला को भड़काने के लिए काफी थी। दोनों कुलीन युवतियां गुस्से में बाहर निकल आईं। लेडी एलेनोर ने बिना दया दिखाए अपनी चाबुक सीधे मेरे कंधे पर दे मारी और हमें झांकने वाले बदमाश और आवारा कहकर गालियां देने लगी। मेरे कंधे में जलन भरा दर्द उठा, लेकिन मैंने अपना आपा नहीं खोया। ब्रूस की गालियों के बीच में धीरे धीरे खड़ा हुआ, अपनी छड़ी उठाए और बेहद विनम्र तथा क्षमापूर्ण स्वर में कहा, मुझे क्षमा कीजिए आदरणीय देवियों, मुझे आपकी ओर नहीं देखना चाहिए था। सच तो यह है कि मैं अंधा हूं और कुछ देख नहीं सकता। मैंने आपको परेशानी दी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ये कहकर मैंने अपनी छड़ी से जमीन टटोली और लड़खड़ाते हुए वहां से चला गया। हाँ, इस चाल को कहते हैं आत्मा को तोड़ देना। मंडप में मौजूद दर्शक तुरंत दोनों युवतियों की आलोचना करने लगे। सभी कहने लगे कि वे बहुत निर्दयी हैं, जिन्होंने एक बेचारे अंधे व्यक्ति को बिना वजह पीटा। एलेनोर और इसाबेला ने जब मेरी धुंधली आंखों को देखा तो उनके दिमाग सुन्न पड़ गए। उनके चेहरे एकदम सफ़ेद हो गए। मध्ययुगीन कुलीन महिलाओं के लिए प्रतिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने एक अंधे व्यक्ति को बेवजह मारा था और अपराधबोध ने तुरंत उनके दिलों को जकड़ लिया। एलेनोर ने अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी, मैं कितनी बुरी इंसान हूँ। राजकुमारी इसाबेला तो उससे भी ज्यादा बुरी तरह रो पड़ी। वह मुझे ढूंढते हुए बाहर भागी ताकि माफ़ी मांग सके, लेकिन मैं कहीं नहीं मिला। वह अपना सीना पकड़कर कड़वे आंसुओं के साथ रोती रही। मेरी इस एक चाल ने दोनों युवतियों को गहरे अवसाद में डाल दिया। वे हर दिन घर में छिपकर आंसू बहाती रहीं, जिससे उनके पिता ड्यूक और राजा चिंता में लगभग सफ़ेद बालों वाले हो गए। भविष्य में फिर कभी ऐसी मार से बचने के लिए मैंने एक शुद्ध नस्ल का लंबा घोड़ा खरीदा, कई तरह के मसाले लिए और साथ ही 3 उंगली चौड़ी काली रेशमी पट्टी लेकर अपनी आंखों पर बांध ली। काली पट्टी से आंखें ढकते ही मेरा व्यक्तित्व रहस्यमय और अगम्य लगने लगा। उस रात एलेरोन मेरी बाहों में सिमट गई। वह दिन भर की मेरी फिजूल खर्ची को लेकर चिंतित थी। उसे बाहों में लेकर मुझे लगा कि यह सुरक्षा का एहसास किसी दक्षिणी आकाश के सोने से भी नहीं खरीदा जा सकता। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। मैंने आंखें खोली और पाया कि मेरी मन की आंख वाली शक्ति विकसित हो चुकी थी। पहले जो दुनिया मुझे केवल काले सफ़ेद त्रि-आयामी रूप में दिखाई देती थी, वह अब पूरी तरह रंगीन हो चुकी थी और उसकी सीमा भी बढ़कर 50 मीटर तक पहुंच गई थी। जब मैंने अपने पास बैठी अलारा की ओर देखा तो अपनी मन की आंख की दृष्टि में मुझे लगभग नक्सीर आने वाली थी। वह लड़की सचमुच एक निर्दोष अनुपम सुंदरी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी शारीरिक क्षमता भी आसमान छूने लगी। अब मेरे भीतर 7-8 वयस्क पुरुषों जितनी भयावह ताकत आ चुकी थी। बेहद अच्छे मूड में मैं खुद रसोई में गया, महंगा परिष्कृत नमक निकाला और उसके लिए नरम अंडे वाले पैनकेक तलने लगा। मेरी कुशल हरकतों को देखते हुए और उन स्वादिष्ट व्यंजनों को खाते हुए, जिनके बारे में अलारा पहले सपने में भी नहीं सोच सकती थी, उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। उसने कसम खाई कि वह भविष्य में मेरी पूरी निष्ठा से सेवा करेगी। उसी समय गद्दी छोड़ चुके बूढ़े राजा हेनरी 4 शाही शूरवीरों को साथ लेकर ओल्ड हैरी नाम का भेष धारण कर गुप्त रूप से हमारे ओकहेवन गांव की यात्रा पर आए। हाथ पीछे बांधकर गांव में घूमते हुए उन्होंने संयोग से मुझे गांव के ताकतवर लोगों को हवेली बनवाने का निर्देश देते देखा। चूना पत्थर के पाउडर से लोगों को बचाने के लिए मैंने सबको घर में बने लिनन के मास्क पहनाए थे। सुरक्षा के प्रति यह उन्नत जागरूकता देखकर ओल्ड हैरी की आंखें खुली रह गईं। दोपहर में मैंने अलारा से 100 पाउंड से भी अधिक सुअर का मांस खरीदवाया, क्योंकि मैं पूरे गांव के लिए दावत तैयार करने वाला था। मध्ययुगीन समय में सुअर का मांस गरीब किसानों का भोजन माना जाता था, जिसे कुलीन लोग पूरी तरह तुच्छ समझते थे। लेकिन मैंने उस मांस को बड़े टुकड़ों में काटा, उबालकर साफ किया, फिर उसमें दालचीनी और चक्रफूल जैसे मसाले डाले, चीनी को कैरेमल किया और पूरे 2 घंटे तक धीमी आंच पर पकाया। जैसे ही मैंने बर्तन का ढक्कन खोला, गाढ़ी मांसाहारी खुशबू मानो परमाणु विस्फोट की तरह पूरे गांव में फैल गई। मैंने लोगों से 1000 परत वाली रोटियां पकवाईं, फिर गर्मागर्म ब्रेज्ड पोर्क निकालकर बारीक काटा और उन रोटियों में भर दिया।
एक ही कौर में उसका स्वाद इतना भरपूर था कि मुंह में पानी आ जाए, लेकिन बिल्कुल भी भारी नहीं लगता था। गांव के पुरुष इतने दीवाने हो गए कि उनकी आंखें लाल पड़ गईं। एक आदमी ने तो अकेले 12 रैप खा डाले। महान बूढ़े राजा हेनरी भी इस दूसरी दुनिया के भोजन के आगे पूरी तरह हार मान बैठे। उन्होंने अपनी शाही छवि की बिल्कुल परवाह नहीं की और मिट्टी की दीवार के सहारे कोने में बैठकर पुल्ड पोर्क रैप खाते रहे। उनका मुंह चिकनाई से भर गया था और वे बार बार आह भरते हुए कहते रहे कि मैं सड़े गले किसान वाले मांस को भी जादुई व्यंजन में बदल सकता हूं। पूरा गांव उत्सव में डूबा हुआ था कि तभी अचानक भारी कवच पहने 1 दर्जन से अधिक घुड़सवार गांव के प्रवेश द्वार से अंदर घुस आए। एक शाही सेवक ने ऊंची आवाज में घोषणा की, अथा शाही फरमान स्वीकार करो। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। सेवक ने चर्मपत्र का स्क्रॉल खोला और ऊंची आवाज में पढ़ा, ईंट निर्माण में महान योगदान देकर राज्य और प्रजा का लाभ करने के कारण राजा एडवर्ड तुम्हें सीधे ओकहेवन का बैरन घोषित करते हैं। साथ ही 100 स्वर्ण मुद्राएं और पास के 3 गांवों से कर वसूलने का अधिकार तुम्हें जागीर के रूप में प्रदान किया जाता है। पूरा गांव खुशी से गरज उठा। राज्य में कुलीन उपाधि पाना बेहद कठिन था और सामान्य लोगों के लिए तो लगभग असंभव। लेकिन मैं, एक अंधा आदमी, एक ही कदम में आसमान छूकर बैरन बन गया था। गलेरा अपने हाथ में आधा खाया हुआ मीट रैप पकड़े स्तब्ध खड़ी रह गई। जो लड़की कभी भूख से मरने की कगार पर थी, वह अब राज्य की बैरोनेस बनने जा रही थी। इतना बड़ा बदलाव तो कोई गायक कवि भी कहानी में लिखने की हिम्मत नहीं करता। मैंने शांत भाव से फरमान स्वीकार किया और जाते जाते शाही सेवक की हथेली में 5-5 शिलिंग के 2 चांदी के सिक्के टिप के रूप में रख दिए। जब सेवक ने देखा कि मेरी आंखों पर सचमुच काली पट्टी बंधी है, तो वह थोड़ी असहजता के साथ चांदी स्वीकार कर गया और कुछ शाही कारीगरों को ईंट बनाने की तकनीक सीखने के लिए वहीं छोड़ गया। मांस की खुशबू ने केवल बूढ़े राजा को ही नहीं ललचाया था, बल्कि पड़ोसी गांव के दर्जनों गरीब बच्चों को भी खींच लाया था, जिनके पास लिनन के कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं थे। एक छोटी लड़की ने मेरे दिए हुए मीट रैप को खाया तक नहीं। उसने कहा कि वह इसे अपनी दादी के लिए बचा कर ले जाएगी, जिसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। ये सुनकर मेरे दिल में दर्द उठा। मैंने तुरंत आदेश दिया कि हर बच्चे को 2-2 मीट रैप और 20 तांबे के सिक्के दिए जाएं, ताकि उनके माता पिता उनसे कपड़े खरीद सकें। ये दृश्य बूढ़े ओल्ड हैरी के दिल में गहराई तक उतर गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने चुपके से गांव के मुखिया गैरिस को सोने की 2 बड़ी ईंटें थमा दी और कहा कि उनसे उन बूढ़े सैनिकों और बच्चों के लिए अनाज और कपड़े खरीदे जाएं जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगली सुबह गलेरा अनाज और वे 2 थैले पैसे लेकर, जिन्हें मैंने जबरदस्ती सगाई के उपहार के रूप में दिया था, गर्व से अपने मायके चली गई ताकि सबको अपनी नई स्थिति दिखा सके। उधर मैं अभी हाथों से टटोलते हुए दलिया उबाल ही रहा था कि मोटी चमड़ी वाला ओल्ड हैरी अपने शाही शूरवीरों के साथ फिर मेरे झोंपड़े में नाश्ता करने आ पहुंचा। जब उसने देखा कि मेरे जैसा बैरन अभी भी हवा से हिलती डुलती टूटी झोपड़ी में रह रहा है, तो गुस्से में उसकी मूंछें फड़कने लगीं। उसने एक शूरवीर के हाथ से सोने का सिक्का छीना और सीधे मेरी ओर फेंक दिया, इसे खाने और घर बनाने के खर्च के लिए रखो। लेकिन सिक्का फेंकते ही उसे पछतावा हुआ। उसे डर लगा कि कहीं वह मुझ जैसे अंधे आदमी को घायल न कर दे। पर अगले ही क्षण मैंने न केवल बचाव नहीं किया, बल्कि आराम से हाथ उठाकर हवा में उड़ता सिक्का एक ही झटके में पकड़ लिया और शांत स्वर में कहा, तो फिर इसे ठुकराना अशिष्टता होगी। मेरी इस हरकत ने पीछे खड़े चारों शाही शूरवीरों के शरीर से ठंडा पसीना निकाल दिया। उनके दिमाग में एक ही विचार कौंधा, ध्वनि से दिशा पहचानना, यह अंधा आदमी कोई महान उस्ताद है। लेकिन शूरवीरों का कप्तान अब भी नहीं माना। जब मैं पैनकेक बना रहा था, उसने अपनी कटार निकालकर मेरी आंखों के सामने दाएं बाएं लहराए, यहाँ तक कि अचानक सीधा वार करने का नाटक भी किया। अगर मेरी आंखों पर काली पट्टी न होती तो मैं उसी समय पकड़ा जाता। मैंने पूरी शांति का अभिनय किया, खाना बनाता रहा और किसी तरह अपने अंधेपन का नाटक जारी रखा। नाश्ते के बाद ओल्ड हैरी चला गया, लेकिन कप्तान अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह वापस लौटा, मेरी कॉलर पकड़कर गुर्राया, राजा को, ओल्ड हैरी, मत कहा करो। फिर उसने पास पड़े लकड़ी के ठूंठ पर जोरदार लात मारी। क्रैक! ठूंठ बीच से टूट गया। अपनी ताकत दिखाकर वह तिरस्कार से हंसा और चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि मेरी रंगीन मन की आंख की दुनिया में मैं सब साफ देख सकता था। मैंने देखा कि वह थोड़ी दूर जाकर दर्द से पसीने पसीने हो गया, अपने चमड़े के जूते उतारे और उसका पैर सूजकर बड़े भाप वाले बन जैसा हो चुका था। मुझे लगभग हंसी आ गई। सिर्फ रौब जमाने के लिए इतनी तकलीफ। हालांकि इस घटना ने मुझे एक बात समझा दी, इस निर्दयी मध्ययुगीन दुनिया में यदि मेरे पास आत्मरक्षा का हथियार नहीं हुआ तो एक दिन मैं जरूर किसी का शिकार बन जाऊंगा। मैंने खरीदा हुआ परिष्कृत इस्पात उठाया और सीधे गांव की लोहार की दुकान पहुंच गया। लोहार की भट्टी का तापमान बिल्कुल पर्याप्त नहीं था। मैंने बिना कुछ कहे एक डिज़ाइन बनाया और बड़ा धौलकनी वाला भट्ठा तैयार करवा दिया।
जैसे ही धड़कनी चली, आग का तापमान आसमान छूने लगा। अगले आधे महीने तक मैं घर में बंद होकर हजारों बार इस्पात को पीटता रहा, उसकी सारी अशुद्धियां निकालता रहा। दमिश्क स्टील की विशेष मोड़ने और तह लगाने वाली तकनीक का उपयोग करके मैंने एक बेहद धारदार, भयावह ब्लेड तैयार किया। परीक्षण के लिए मैंने एक मोटा लकड़ी का ठूंठ रखा। एक ही बार में ठूंठ 2 हिस्सों में बढ़ गया और तलवार की धार पर हल्का सा भी मोड़ नहीं आया। ये सचमुच एक दिव्य हथियार था। आखिर में मैंने 70 चांदी के सिक्कों में खरीदी हुई काली अखरोट की लकड़ी निकाली और उस ब्लेड को उसके भीतर पूरी तरह छिपा दिया। सामान्य समय में वह केवल एक साधारण छड़ी दिखती थी, लेकिन खतरे के समय उसे खींचते ही भीतर से ऐसी तलवार निकलती थी जो लोहे को मिट्टी की तरह काट सकती थी। राज्य की पहली छिपी हुई तलवार छड़ी आधिकारिक रूप से जन्म ले चुकी थी। मेरे प्रबंधन में ओखेवन गांव हर दिन बदलता जा रहा था। न केवल मेरी विशाल लाल ईंटों वाली हवेली खड़ी हो चुकी थी, जिसकी बाहरी दीवारों पर सीमेंट की परत चढ़ी थी, बल्कि अंदर की फर्श भी बेहतरीन ओक लकड़ी से बनाई गई थी। दीवारों पर लकड़ी की नक्काशी में सुंदर आइरिस फूलों के डिजाइन उकेरे गए थे। सिर्फ सजावट पर ही मैंने सैकड़ों चांदी के सिक्के खर्च कर दिए। अलारा, वह छोटी पैसों की दीवानी लड़की, हर दिन घर में बैठकर मेरे साथ 800 चांदी के सिक्कों को बाहों में भरकर गिनती रहती और खुशी से कान तक मुस्कुराती रहती। एक दिन गांव के मुखिया सर गैरस 2 बूढ़े आदमियों को लेकर मेरी हवेली में आए। जैसे ही उन दोनों ने मेरी हवेली का अंदरूनी हिस्सा देखा, उनकी आंखें फटी रह गईं। गैरस ने आह भरते हुए परिचय कराया, ये ग्रिजली वैली का एक आंख वाला मार्कस है और ये कोल्ड स्प्रिंग गांव का बूढ़ा योद्धा क्विकब्लेड डैनियल। ये दोनों कभी सेना में मेरे साथ जान की बाजी लगाकर लड़ चुके हैं। उनके गांव इतने गरीब थे कि वहां के किसान लगभग भूख से मर रहे थे। वे मुझसे मदद मांगने आए थे। वे जानना चाहते थे कि क्या उनके गांव भी मेरे पॉपकॉर्न बॉल वाले व्यापार में शामिल हो सकते हैं। आखिरकार ग्रिजली वैली और कोल्ड स्प्रिंग अब राजा द्वारा मुझे दी गई जागीर का हिस्सा बन चुके थे। मैंने सिर हिलाकर दृढ़ता से मना कर दिया। पॉपकॉर्न बॉल का बाजार लगभग भर चुका है। अगर हम और बढ़ाएंगे तो किसी के हिस्से में खाना नहीं बचेगा। मेरी बात सुनकर दोनों बूढ़ों की आंखों में गहरी निराशा उतर आई। लेकिन तभी मैंने विषय बदलते हुए उनसे कहीं बड़ा प्रस्ताव सामने रखा। हम तीनों गांवों को मिलाकर एक साथ चलाएंगे। सभी पुरुषों को ईंटें बनाने और घर निर्माण में लगाया जाएगा। बदले में हर आदमी को दिन में 3 बार भोजन मिलेगा। मेरा लक्ष्य है कि 1 महीने के भीतर हर परिवार नए ठंड-रोधी ईंटों के घरों में रहने लगे। ये सुनते ही दोनों बूढ़े इतने भावुक हो गए कि लगभग घुटनों के बल बैठकर मेरी अंगूठी चूमने वाले थे। फिर मैंने एक और बड़ा ऐलान किया, और मैंने सुना है कि गांवों में काफ़ी सेवानिवृत्त सैनिक भी हैं। मैं 50 मजबूत निजी रक्षकों की भर्ती करना चाहता हूं। हर आदमी को महीने का 1 चांदी का सिक्का वेतन मिलेगा। 1 चांदी का सिक्का, ये एक सामान्य किसान की पूरे साल की कमाई के बराबर था। मार्कस और बूढ़े योद्धा डैनियल की आंखें भूखे भेड़ियों की तरह चमक उठीं। दोनों लगभग चिल्लाते हुए बोले, हम आपके रक्षक बनना चाहते हैं। मैंने शक भरी नज़र से उनके बूढ़े शरीरों को देखा और पूछा, क्या तुम लोग अभी भी लड़ सकते हो? मेरे इतना कहते ही बूढ़े डैनियल ने सीधे आंगन से एक मोटी लकड़ी की लाठी उठा ली। अगले ही पल स्वीश स्वीश हवा चीरती हुई आवाज़ें गूंज उठीं। उसकी हर चाल विशाल और शक्तिशाली थी, लेकिन साथ ही बेहद सटीक भी। हर बार सीधे शरीर के घातक हिस्सों को निशाना बना रहा था। यह कोई साधारण लड़ाई की कला नहीं थी। यह मध्ययुगीन नरसंहार भरे युद्ध क्षेत्रों से बची हुई वास्तविक हत्या की तकनीक थी। प्रदर्शन के अंत में बूढ़ा आदमी अचानक उछला और सीधे 3 मीटर ऊंचे अस्तबल की छत पर हल्के और स्थिर तरीके से उतर गया। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। यह कोई साधारण रिटायर्ड बूढ़ा नहीं था। ये तो मानो छिपा हुआ टेम्पलर नाइट स्तर का महायोद्धा था। मैंने बिना एक पल गंवाए उसी समय उसे भर्ती करने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन मैंने एक आदेश लिखा, 600 चांदी के सिक्के निकाले और गैरिस को लंदन भेज दिया, ताकि वह वहां से 50 बेहतरीन युद्ध घोड़े खरीद सके। मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो कृपया इस वीडियो पर एक लाइक कर दें। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बता देना। मैं जल्दी से जल्दी दूसरा पार्ट बनाने की कोशिश करूंगा।